लेकिन महाजनपदों का उदय कब हुआ? तो आप लोग बोलेंगे हमेशा कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कहना भैया जी, जो महाजनपद थे, इन महाजनपदों का उदय हुआ कब आपका 600 ईसा पूर्व से लेकर के, यानी 600 बीसी से लेकर के 400 ईसा पूर्व में। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आज तो सन 2022 चल रहा है, तो अब से भी 600 साल पहले, यानी कि लगभग 2600 साल पहले, आज से कितने वर्ष पूर्व? आज से 2600 वर्ष पूर्व, 2600 ईयर्स एगो, किसके बारे में? महाजनपद काल के बारे में हमें पता चलता है। जैसे हमने वैदिक काल में पढ़ा था, उसी तरह महाजनपद भी कैसे बनते थे? कुल। कुल बोले तो आपका क्या होता था? ये परिवार होता था, एक फैमिली हो गई। जैसे आपका घर है, कुल के बाद में बनते थे गांव, गांव के बाद में बनते थे विश्व, विश्व के बाद में जन, जन से बनता था जनपद, और जनपद से कई जनपदों को मिलाकर के बनता था महाजनपद। महा मतलब बड़ा, एक महाजनपद बन गया बड़ा जनपद। तो महाजनपदों का निर्माण किस तरह से हुआ? क्या बोलेंगे? कुल, ग्राम, विस, जन, जनपद से महाजनपद, और महाजनपद काल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बोलेंगे? महाजनपद काल जो 600 ईसा पूर्व था, इसी समय पर दी गई थी राज्य की परिभाषा। क्या दी गई? राज्य की डेफिनेशन, राज्य की परिभाषा दी गई, और राज्य की परिभाषा में बताया गया कि राज्य को कैसा होना चाहिए, वहां का राजा कैसा होना चाहिए। थोड़ी व्याख्या की, जिसके बारे में सबसे ज्यादा किसने लिखा? बाद में चल करके आचार्य चाणक्य जी ने लिखा। मैं उनके बारे में वही बताऊंगा, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है जी विष क्या होता है? विष मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया, तो शायद मेरे दोस्त तब आप सो रहे थे। विष का मतलब आज आपकी, आज से अगर रिलेट करें तो आज जो तहसील होती है, तो कुल आपका घर, फिर गांव, फिर तहसील, तहसील के बाद प्यारे बच्चे क्या बनता था? आपका जन, जो कई तहसील को मिलाकर के बना दिया जाए, फिर आपका जनपद, और कई जनपदों को मिलाकर के महाजनपद, ठीक है। तो अगर रोज क्लास नहीं करोगे तो नाम दिखाएं बच्चे का, क्या? आरती चौहान। ये आज की मटरी नंबर 1 है, ठीक है। जिन्होंने पिछली क्लास में ध्यान नहीं सुना तो वो आज बन गई मटरी। ठीक है। महाजनपदों के बारे में कुछ ग्रंथों से जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती, तो वो अंगुत्तर निकाय है। अंगुत्तर निकाय क्या है? एक रचना है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, आज ही बताऊंगा, बौद्ध धर्म में ही। तो अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की संख्या कितनी बताई गई है? बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो महाजनपदों की संख्या थी 16। और प्यारे बच्चे, ये 16 का संबंध किससे था? क्या बोलेंगे? इसके बारे में बताया गया बौद्ध धर्म में। ऐसे ही जैन धर्म का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में भी कितने महाजनपद बताए गए हैं? 16 बताए गए हैं। बाकी बैच वाला जो भी बच्चा हो, वो बस ध्यान से सुनता रहे बातों, तो कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, ध्यान से। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में कितने महाजनपद बताए गए हैं? 22। ये एसएससी सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और याद रख लेना प्यारे बच्चे, ये अष्टाध्यायी को किसने लिखा था? मैंने आपको बताया था, भारत के प्रथम वैयाकरण कौन? पाणिनि थे, जिन्होंने ग्रामर के बारे में सबसे पहले लिखा था। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चले। तो यहां तक की बात में हमने सीखा क्या कि भैया जो महाजनपद थे हमारे, ये 600 से 400 बीसी के बीच में इनका जन्म हुआ। मतलब ये कोई बच्चा तो है नहीं, तो यानी कि इनका विस्तार हुआ होगा। फिर मैंने बोला इनकी संख्या कितनी है? 16 है। और 16 किस किस में बताई गई है? जैन धर्म के अंगुत्तर निकाय में, और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में, और जैन धर्म के भगवती सूत्र में ये बताया गया है। लेकिन पाणिनि जो थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी पुस्तक को लिखा, उन्होंने संख्या कितनी बताई? उन्होंने बताई जी 22। अच्छा, ये जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों में 14 में क्या था? राजतंत्र था, और 2 में क्या था? गणतंत्र। तो ठीक है, राजतंत्र का मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजतंत्र का मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन गणतंत्र का क्या मतलब? जैसे आज हमारा भारत है,
भारत को आप क्या कहेंगे, राजतंत्र या लोकतंत्र? तो हम भारत एक गणतंत्र, गणतंत्र क्यों? यहाँ का जो प्रमुख लोगों के द्वारा चुना, भाई प्रधानमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, तो आप कहेंगे भैया लोकसभा मत हो, और वो लोकसभा में बहुमत पहुंचाने का काम कौन करता है? क्या करते, देश की जनता चुनती अपने, वो होता है गणतंत्र। गण मतलब लोग। रिपब्लिक द्वारा होता है बाय द पीपल फॉर द पीपल, जानते हैं आप। और प्यारे बच्चे, 14 में क्या था, राजतंत्र। पहले राजा का बेटा ही राजा बनता, लेकिन याद रख लेना, ये जो वज्जी और मल्ल दो ऐसे थे जो गणतंत्र थे, और वज्जी को दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र कहा जाता। वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक, दुनिया का पहला गणतंत्र कौन है? वो वज्जी है। बात को समझे, कौन है? वो वज्जी है। और दूसरा कौन है? वो मल्ल है। चलो, क्या बोलेंगे? तो मैंने बोला दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र कौन? वो वज्जी है, जो आपका सबसे पहला गणतंत्र। ठीक है, शायद बीच में आवाज ब्रेक हुई थी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। तो 16 महाजनपदों में 14 तो राजतंत्र थे, जिनमें राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन भारत जैसे गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब लोगों के द्वारा चुना गया, तो क्या बोलेंगे? ये वज्जी दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र था। और दूसरा कौन था? आपका मल्ल था। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। आगे बोले, अब आते हैं महाजनपद 16 और उनकी कैपिटल। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? वो मगध था, सबसे ज्यादा पावरफुल। और दिल्ली पुलिस क्वेश्चन पूछ चुकी है 2017, 2020, एसएससी जीडी आपका 2021 क्वेश्चन पूछ चुका, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था? तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? वो मगध था। मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। उसी को हम गिरिब्रज के नाम से भी जानते हैं और पाटलिपुत्र के नाम से भी जानते हैं। तो मगध की कैपिटल आप लोगों को याद रखनी है। दूसरी हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, क्या बोलेंगे? दूसरी हम बात करते हैं अंग की। अंग की राजधानी है चंपा। क्या बोलेंगे? अंग की राजधानी है चंपा। और प्यारे बच्चे, जो कोसल है, कोसल की राजधानी क्या थी? वो साकेत थी। क्या बोलेंगे? कोसल की राजधानी क्या थी? ये साकेत थी। ठीक है, अंग। और याद रख लेना, अंग में क्या होता था? सबसे बड़ा व्यापारिक महाजनपद कौन सा था? जो कॉमर्शियल कार्य जिसमें सबसे ज्यादा होते थे, सबसे बड़ा व्यापारिक महाजनपद, क्या बोलेंगे? व्यापारिक महाजनपद कौन सा था? तो क्या बोलेंगे? बिगेस्ट कॉमर्शियल महाजनपद कौन सा था? वो अंग था। ठीक है, कोई दिक्कत? तो मगध की राजधानी राजगृह, गिरिब्रज। अंग की राजधानी चंपा, कैसे भी याद कर लें। ठीक है, ये मालिनी नदी पर था। और अंग, अगर मैं बात करूं तो अंगों की क्या करते हैं? मालिश करवाते हैं ना आप, चंपी। तो अंगों की चंपी की जाती है, अंगों की चंपी की जाती है चंपा। ठीक है, और प्यारे बच्चे, कोसल, कोसल की राजधानी क्या थी? वो साकेत थी। अवंती की राजधानी क्या थी? अवंती की उज्जैन और महिष्मती। ये बाहुबली वाला महिष्मती मत समझ लेना, कभी समझो कि भैया बाहुबली वाला महिष्मती है, नहीं। ये दो राजधानी जैसे हैं, जैसे मगध की तो तीन थी, वो तीनों एक दूसरे के नाम हैं। लेकिन अवंती की जो ये प्यारे बच्चे उज्जैन और महिष्मती हैं, ये नॉर्थ और साउथ की राजधानी है। यानी जो नॉर्थ अवंती था, क्या था? नॉर्थ अवंती था, उसकी राजधानी थी उज्जैन। और जो साउथ अवंती था, उसकी राजधानी थी प्यारे बच्चे क्या? महिष्मती। ठीक है, गांधार। गांधार सुना आपने? महाभारत में गांधारी थी जहां की, यही गांधार में हमारे आचार्य चाणक्य होंगे। जैसे जैसे आप इतिहास में आगे बढ़ोगे तो आप ये सारी चीजें जानते जाएंगे। गांधार, गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। तो धार किसको देनी है?
वो शिला को, शिला बोलते पत्थर को, स्टोन को, तो पत्थर को क्या देनी है, धार देनी है। ठीक है, ध्यान से देख लेना। काशी, असी, असी, तो काशी वाराणसी, क्या बोलोगे, काशी वाराणसी। ये लिखा हुआ राजा अश्वसेन के पुत्र 23वें तीर्थंकर जो थे, इनके लिए जाना जाता है। ठीक है, क्या इन्होंने बनवाया इसको, राजधानी किसकी, काशी की। आगे आएंगे 16 महाजनपदों में। अच्छा, पांचाल, पांचाल का प्यारे बच्चे ये भी दो भागों में था, अहिच्छत्र और काम्पिल्य। क्या बोलोगे, काम्पिल्य। तो पांचाल, देखो ये काशी, असी, वाराणसी, रिलेट कर रहे हैं वर्ड, आराम से याद कर सकते हैं। पांचाल की बात करें, जो चाल है, तो कोई चाल ऐसे चल के जा रहा है, तो चाल वाले के ऊपर क्या लगा दिया आपने, आप समझ लो आपकी होने वाली जो भाभी है, या मतलब आपकी होने वाली वाइफ समझ लो, या हमारे होने वाले भाई साहब समझ लो, जो हमारी ये गुड़िया बहनें हैं, जो कल हमारे भाई साहब होंगे, तो वो चल के जा रहे हैं। तो चल के जाएंगे तो उनके ऊपर आपने छाता लगा लिया, क्योंकि वो कांपते हुए चल रहे थे। कैसे भी लगा ले, चाल कांपते हुए तो कांपिल्य, और अहिच्छत्र हो गया। वज्जी, वज्जी की राजधानी क्या थी प्यारे बच्चे, वैशाली। क्या बोलोगे, वैशाली। बजी, बजी किस चक्कर में, वे साली, साली के चक्कर में बच गई, साली के चक्कर में बात, आधी घर वाली ऐसे करके कुछ लड़ाई हो गई। वजी किस चक्कर में, साली के चक्कर में। और प्यारे बच्चे आम्रपाली, मैं बताऊंगा बौद्ध धर्म में, ये बौद्ध धर्म से जुड़ने वाली महिला है आम्रपाली। ठीक है, आगे आएंगे। कंबोज की कैपिटल क्या थी, ये सब कैपिटल है। कंबोज की राजधानी क्या थी, हाटक, जिसको राजापुर के नाम से जाना जाता है। तो कंबोज, तो बोझ को क्या करना है, कम, तो बोझ को हटा दो, बोझ को हटा दो। ये सारी राजधानी आपसे पूछूंगा मैं अभी, सारी की सारी। तो क्या बोला, अवंती की उज्जैन, ठीक है, गांधार की तक्षशिला, काशी की वाराणसी, पांचाल की अहिच्छत्र और काम्पिल्य, वज्जी की वैशाली, और कंबोज की हाटक, जिसको राजापुर नाम से जाना जाता था। और प्यारे बच्चे, जो ये हाटक है, ये घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। भैया जी ये दिल्ली वाला वैशाली है क्या, नहीं भैया, वैशाली ये उत्तर प्रदेश बिहार वाला है। मैं बताऊंगा इनके एरिया, अभी आपको दिखाऊंगा मैप से। अभी जस्ट आप नाम इमेजिन करें, नाम इमेजिन करें, सारी चीजें याद हो जाएंगी। भैया जी लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र ही गणतंत्र है। ठीक है, आम्रपाली का फोटो जरूर दिखा देना भैया। नहीं, वो मैंने आपको पिछली बार दिखा दिया था, इस बार नहीं दिखाऊंगा। वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ था, वहां देख लेना आम्रपाली का फोटो। तुम्हारी ही डिमांड पर भारी संख्या के चलते हुए आम्रपाली का फोटो तुमको दिखाया गया था। ये आम्रपाली नहीं है भोजपुरी वाली, जब लगा ले तू लिपस्टिक, वो उसका थोड़ी, वो तो किसी और का है शायद। हाँ, निरहुआ, निरहुआ में है ना वो, हाँ वो वाली नहीं है, कभी उस आम्रपाली को समझ लो। ये एक प्राचीन आम्रपाली थी, इसकी अपनी कहानी है, मैं बताऊंगा। अस्मक, अस्मक बात करेंगे, अस्मक की राजधानी क्या थी, क्या बोलोगे, प्रतिष्ठान या पेठान। पेठा समझते हो, पेठे की सब्जी बनती है, काशी फल की, हमारे यहाँ तो पेठा कहते हैं उसको, आपके यहाँ कुछ और कहते हो। तो याद रख लेना, नमक डाल लिया उसमें, अस्मक नमक, ठीक है। प्रतिष्ठान। मल्ल, मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर। तो मल्ल, मल्ल मतलब पहलवान को बोलते हैं। मल्ल क्या लड़ता है, कुश्ती लड़ता है। मल्ल क्या बोलता है, वो कुश्ती लड़ता है। मल्ल कुशीनगर। ठीक है सर जी, हमको आपकी आईडी नहीं पता, पहली क्लास में बताइए, देख लेना ध्यान से, इसी हिस्ट्री की पहली क्लास में, पहली नहीं, अभी जो एप्लीकेशन पर पहली क्लास थी। मल्ल की कुशीनगर। सूरसेन की क्या है, वो मथुरा है। सूरसेन की क्या है, वो मथुरा है। उसमें बताई थी मैंने आईडी, कौन सी क्लास थी वो आपकी, 3 यूट्यूब पर हो गई थी, 4th क्लास में, 4थी क्लास में बताई, अंत में। आ जाओ, सूरसेन की मथुरा हो गई। मत्स्य की क्या है, विराटनगर राजधानी थी। अब ये जो मत्स्य है, मछलियां सोचो कितने प्रकार की, दुनिया में कितनी मछलियां हैं भैया, बहुत सारी मछलियां। तो जो मत्स्य है उसकी राजधानी थी विराटनगर। कुरु, पांडव और कौरव सुने थे आपने, पांडव और कौरव, कौरव, तो कौरवों की राजधानी क्या थी आपका, कुरु बोलेंगे, तो उससे याद कर लो, उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी।
कौरवों की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। याद है आपको वो मेरठ हस्तिनापुर से कहाँ जाते थे? आपका दनकौर, ये गौतम बुद्ध नगर में जो दनकौर है, जहां आपका स्टूडियो है इसके पास में, यहां तो वो द्रोणाचार्य जी के आश्रम में सीखे। लेकिन दक्षिणा पता है कहाँ दी थी? एसएससी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से सुनना। एसएससी ने पूछा जो गुरु द्रोणाचार्य को दक्षिणा दी गई वो कहाँ दी गई? वो गुड़गांव में दी गई, गुरुग्राम, इसीलिए नाम बोलते हैं इसका गुरु को दक्षिणा की वजह से। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। तो राजधानी कहाँ थी कौरवों की? इंद्रप्रस्थ में। कुरु क्या बोलेंगे? इंद्रप्रस्थ। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। जैसे मैं तुमसे बोलने लग जाऊं वत्स कैसे हो, वत्स कैसे हो, तो वत्स कैसे। चेदी की क्या बोलेंगे? शक्तिमती राजधानी थी। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कलिंग के बारे में, जब सम्राट अशोक के बारे में बताएंगे कि कलिंग शासक खारवेल से संबंध है किसका? शक्तिमती का। आगे चले, नोट करेंगे। नोट क्या है? दो महाजनपद ऐसे थे जो वर्तमान भारत की सीमा से बाहर थे। कौन कौन से थे? कंबोज और गांधार। अभी मैं मैप में दिखाऊंगा भारत की सीमा से कैसे बाहर। क्या बोलेंगे? दो महाजनपद ऐसे थे जो वर्तमान भारत की सीमा से बाहर थे, वर्तमान भारत की सीमा से बाहर थे। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, आज के उत्तर प्रदेश। अगर उस समय हम देखें और आज, तब तो उत्तर प्रदेश नहीं था भाई। राज्यों का गठन तो कब हुआ आपका? जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया, या आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा या पढ़ोगे। तो पहले तो राज्य नहीं थे। लेकिन हम आज की स्थिति से देखते हैं तो 8 महाजनपद ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद था। और सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा था? वो अंग था। कौन सा था? वो अंग था, जिसकी राजधानी क्या थी? चंपा है। सर जी मैं अंग प्रदेश से हूं आज के। बहुत बढ़िया सर, मैं हस्तिनापुर से हूं। बहुत खूब, बहुत शानदार। देखेंगे ध्यान से, ध्यान से देखना। ये मैप देख पा रहे हैं आप लोग? इसको सीन 2 पे लगाएं ताकि बच्चों को ये क्लियर दिखे एकदम। देखना भैया, ये इंडिया 600 बीसी का एक मैप है कि किस तरह से यहां पर आपके महाजनपद थे। ध्यान से देखना प्यारे बच्चे। मैंने बोला आज के हम वर्तमान भारत की अगर बात करते हैं तो वर्तमान भारत की बात प्यारे बच्चे जब हम करेंगे तो आप जानते हैं कि दो ऐसे हैं जो बाहर थे। एक तो कंबोज। अब सोचो इसकी राजधानी के बारे में थोड़ा। मैंने बोला बोझ हटा दो तो हाटक हो गया, जो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। और गांधार की राजधानी क्या बताई थी मैंने आपको? तक्षशिला। यहीं पर थे कौन? आपके आचार्य चाणक्य, तक्षशिला विश्वविद्यालय में बहुत शानदार प्रोफेसर रहे। ये है कुरु, देख रहे हैं दिल्ली के पास में। तो कुरु की राजधानी क्या थी? कुरु की क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। यहां पर पांचाल है। पांचाल की कैपिटल क्या बताई मैंने आपको? सोचो अभी। तो आप कहेंगे पांचाल की भैया जी अहिच्छत्र और कांपिल्य थी। अरे देख तो लो बच्चों के कमेंट की, दिख तो रहा है उनका मैप या नहीं? ये किसकी वीडियो कॉल देख रहे हो तुम फोन में अपने में? हैं? स्टेटस देख रहे हो किसी के? तुम्हारी शादी होगी? ये फोटो तो शादीशुदा का लग रहा है मुझे। भाभी जी से ही बात कर रहे हो? अच्छा भाभी जी का बर्थडे है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, सॉरी। अरे तो यार भैया क्लास वो देख लो ना कमेंट, देखेंगे ध्यान से। तो पांचाल्य क्या है प्यारे बच्चे? इसकी क्या थी? कांपिल्य और अहिच्छत्र थी। ठीक है, क्या थी बताई थी मैंने आपको? कांपिल्य और अहिच्छत्र थी। कौशल की मैंने क्या बताई? श्रावस्ती। और मल्ल की मैंने क्या बताई आपको? कुशीनगर। काशी की वाराणसी। और मगध ये आज के उत्तर प्रदेश और बिहार में था, सबसे शक्तिशाली, जिसकी राजधानी क्या बताई? गिरिब्रज बोले, राजगृह बोले, या फिर क्या बोलेंगे आप इसको? गिरिब्रज बोले, राजगीर बोले, या फिर तीसरा क्या नाम बताया था? पाटलिपुत्र बोले। ठीक है। वत्स कैसे हो? ये आज के मध्य प्रदेश के पास है। नक्शे का ज्ञान है ना? ये कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की इजाजत उस बच्चे को है जो कम से कम भारत के राज्यों को जानता हो कि कौन सा राज्य कहाँ है। ऐसे नहीं कि भाई रटने लग जाओ, चीजों को समझो। आपकी दीवार पर आपके सामने एक नक्शा होना चाहिए। प्रॉमिस करो, दिखाओगे तुम मुझे, ठीक है?
स्टोरी वगैरह हम देख लो कि आपने नक्शा लगाया हुआ है, तो जरूर है होना वो। ये कौन सा है? ये चेदी है, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी। तो ये भी कहाँ हो गया आपका? मध्य प्रदेश से नीचे की तरफ जब हम चलेंगे आपका महाराष्ट्र की तरफ हो गया। अवंती देखो कहाँ पर आपका? तो गुजरात महाराष्ट्र के नजदीक हो गया। मध्य प्रदेश में भी सीमाएं थी इसकी। अवंती की राजधानी उज्जैन बताई थी मैंने आपको, याद है? ठीक है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। सूरसेन ये उत्तर प्रदेश के पास मथुरा वाला। तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चे, यहां पर क्या बोल दिया मैंने, ये वज्जी हो गया आपका जो सबसे पहला गणतंत्र था। वज्जी क्या? वैशाली जिसकी राजधानी थी, क्या थी? वैशाली। तो ये कुरु से लेकर के इस तरह हम देखते हैं, ये क्या लगते हैं हमारा? वत्स से लेकर के ये 8 जो हैं हमारे यहां पर, ये 8 यूपी में लगभग मैंने आपको बताए, ठीक है, लगभग है। ये अंग हो गया जो सबसे पूर्वी था, क्या कहेंगे? सबसे पूर्वी, सबसे ईस्ट में हो गया। जैसे सबसे साउथ में कौन है? ये अस्मक है, जिसको अस्सक भी कहते हैं। अश्मक, जिसकी कैपिटल मैंने आपको पैठान बताई थी। क्या बताई थी? पैठान बताई थी, ठीक है। क्या बोलेंगे? तो कितने हो गए आपका? 8 4 12 13 14 15 16। बहुत बढ़िया सर जी, हमने आज तक ऐसे बहुत कम टीचर देखे हैं जो पढ़ाने के साथ साथ क्या जीवन जीने के बारे में बता दे। अरे वाह, आप समझ पाते हैं इतनी बातें? मैं तो समझ रहा था तुम्हारे ऊपर से जाती होंगी जीवन जीने की बातें। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, आप अच्छे हैं इसीलिए आप इन चीजों को समझ पाते हैं। तो ये 16 महाजनपदों की प्यारे बच्चे जो बात मैंने आपको बताई, तो 16 महाजनपदों से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा कैपिटल का, सबसे दक्षिणी हो गया, सबसे पूर्वी हो गया, और अगर मैं बात करूं सबसे उत्तरी कौन होगा, तो सबसे अगर प्यारे बच्चे पश्चिमी अवंती होगा। सबसे वेस्ट कौन है? अवंती। सबसे साउथ कौन है? वो अस्सक है। और सबसे पूर्वी कौन है? चंपक है। और सबसे उत्तर की तरफ हम चले तो वो कंबोज है, ठीक है। ये महाजनपदों की स्थिति हो गई, ठीक है। बोलेंगे भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। असमक की भैया जी पोटान है। हाँ वही पोटान बोले, उसको पैठन बोले, ये नाम चलते हुए आए हैं प्यारे बच्चे। जैसे असक कहा जाता है असमक को, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देवेश कुमार जी टू मच थैंक यू, आप लोगों के कमेंट पढ़ लेते हैं। मोहित सिंह बहुत अच्छा समझाते हैं गुरु जी आप, बहुत बढ़िया। चलो भाई सर, जितना पढ़ाया है आज तक उसका रिवीजन करवा दो भैया जी। बहुत सही, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चित्रा एकदम सही उत्तर देते हुए। सर ये आर्यपुत्र का क्या मतलब होता है? आर्यपुत्र का मतलब हम आर्यों की संतान हैं। ये माना गया है कि हम आर्यों की सभ्यता का पालन कर रहे हैं। और एक बच्चे ने टेलीग्राम में बड़ा अच्छा डाउट पूछा था, गुड़िया थी, अब तो नाम याद नहीं, शायद आरती नाम था। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा उन्होंने, बोला भैया आपने कहा कि आर्य पहाड़ से आए थे और हम आर्यपुत्र हुए, यानी हम उन्हीं की सभ्यता को आज तक अपनाते हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो भारत में ही आपका पैदा हुए हों? लेकिन प्यारे बच्चे, भारत में पैदा होने का अगर हम बोलते हैं तो हम देखते हैं आईवी से, जो आपका इतना तो प्रमाण मिल चुके हैं कि वो सिंधु घाटी सभ्यता से पुरानी नहीं है, आर्यन सभ्यता बाद की है। और जब सिंधु घाटी सभ्यता का नाश हो गया उसी क्षेत्र में जहां पर आर्य पले बढ़े, ऐसा कैसे संभव है कि एक मानव जाति खत्म हो गई और दूसरी मानव जाति वहीं पर बची रह गई हो? ऐसा तो प्रतीत संभव नहीं होता। इसीलिए मत आते कि ये लोग कहां से आए, बाहर से आए थे, ठीक है। और मैक्सिमम लोगों ने वही बताया है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, इतनी बात समझ में आई। अब आते हैं हम नए टॉपिक की तरफ, और नए टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म। याद की एक कहानी है प्यारे बच्चे, एक युवराज की कहानी है। एक युवराज की कहानी है जिसके बारे में, जिसके जन्म पर यह घोषणा हो जाती है कि यह बच्चा बड़ा होकर के या तो कोई सन्यासी बनेगा या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। पिता के चेहरे पर सिकन आती है, परेशानी के भाव पैदा होते हैं कि एक साम्राज्य का बच्चा कल चल करके सन्यासी बन जाएगा। बड़ी दिक्कत होती है। कहते हैं कि इसके लिए वो सारी चाक चौबंद व्यवस्थाएं करो, वो सारे इंतजाम करो, वो सारी फैसिलिटीज इसको मिलनी चाहिए ताकि इसके दिमाग में कोई क्वेश्चन ना आ पाए, कोई प्रश्न करने को मजबूर ना हो। व्यक्ति प्रश्न कब करता है? आप सोचें। आप में से बहुत सारे बच्चे इसी इतिहास को ऐसे पढ़ते होंगे कि रटने के तरीके से। कुछ बच्चे रिलेट करने का प्रयास कर रहे होंगे जो मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे।
जो अच्छे छात्र होंगे उनको बड़ा मजा आ रहा होगा, तो वो रिलेट कर रहे होंगे। तो यानी कि ये दर्शाता है कि आपके अंदर एक भाव है जो आपसे प्रसन्न करने को मजबूर करता है। जैसा मैंने अभी एक बच्ची का नाम लिया, एक गुड़िया का नाम लिया कि उसने टेलीग्राम में ऐसा लिखा, बड़ी खुशी हुई कि वो उस बच्चे के अंदर एक दर्शन के भाव है और प्रसन्न जागृत करने की अवस्था है। तो कोई भी आदमी प्रसन्न तब करेगा जब वो थोड़ा सा दार्शनिक हो जाए, यानी कि वो क्या हमारे सामने तभी आएगा। अब आपने देखा बुद्धू कभी सोचे क्या, लेकिन आप सोच रहे हैं और आपने देखा रेलगाड़ी की पटरी, विज्ञान आप जानते नहीं थे तो आपने सोचा ये रेलगाड़ी की पटरी के बीच में खांचे क्यों बनाए जाते हैं, ये क्या है? तो ये प्रश्न है, खुद से प्रश्न करना। आसमान नीला ही क्यों है? हवाई जहाज रात को चलता है तो लाइट जला के क्यों उड़ता है? ऊपर क्या टक्कर हो जाए, कोई गाड़ी आ जाए, कोई गड्ढा है क्या? ये प्रश्न है खुद के दिमाग में पैदा होने वाले। मैं हर बैच में पूछता हूँ, भैया ये उड़ते हुए जहाज की लाइट क्यों जलती है? वाई? ऊपर गड्ढा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं, जहाज तो अपनी कोऑर्डिनेशन से उड़ते हैं, उनको कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, टकरा वो सकते नहीं। ये ऐसे लाइट क्यों जलाई रखते हैं ऊपर? भाई लाइट तो हमें रोड पे जरूरत होती है, कोई गड्ढा तो नहीं, कोई आ तो नहीं जाए सामने से। ये प्रश्न है। तो कहने की बात यह है कि राजा शुद्धोधन ने ऐसी स्थिति पैदा की कि कोई प्रश्न नहीं आना चाहिए राजकुमार के मन में। महात्मा बुद्ध तो ये बाद में हुए प्यारे बच्चे, तो उन्होंने बोला कि इस युवराज के मन में कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। लेकिन युवराज भैया कुछ नया स्थापित करने वाले थे, एक नए धर्म की स्थापना होने वाली थी और नए धर्म का नाम था बौद्ध धर्म। सोचो क्या इंटेलिजेंस उस पर्सन का रहा होगा जिसने एक नई एजुकेशन लोगों को दी, और आज बौद्ध धर्म को मानने वाले श्रीलंका से लेकर के नेपाल, भूटान, म्यांमार से लेकर के चीन से लेकर के जापान तक बहुत सारे लोग, हिंदुस्तान भी लगभग आज बौद्ध धर्म में तब्दील हो जाता। बहुत सारे लोग ऐसे थे, लड़के और लड़कियां अपना घर छोड़ करके भिक्षुक और भिक्षुणी बन गए। भिक्षुक बोलते हैं जो लड़का मांग करके अपना घर चलाता है, अपना जीवन यापन चलाता है, मतलब अपनी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करता है। भिक्षुणी लड़की को कहते हैं। तो पूरा हिंदुस्तान भिक्षु और भिक्षुणी बनने लग गया महात्मा बुद्ध की शिक्षा के ऊपर। तब सनातन धर्म को, इस हिंदू धर्म को बचाया था किन्होंने? दक्षिण से एक छोटा सा बच्चा चला था, आदि गुरु शंकराचार्य। 8 वर्ष का, मतलब 7 वर्ष कुछ महीने के थे तब वो चल दिए भारत के लिए। तब उन्होंने लोगों को समझाया। क्या उनकी एजुकेशन थी? वो धीरे धीरे हम बात करते रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं किनकी? महात्मा बुद्ध की। तो आपको प्यारे बच्चे इस टॉपिक को समझने से पहले इतना समझ जाना चाहिए, बाकी वो जानकारी तो मैं आपको दे दूंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जाएंगे। तो आप सोचो, आप लोग सो करके उठ नहीं पा रहे हो, आप आलस्य नहीं त्याग पा रहे हो अपना, और एक ऐसा ऐसा व्यक्ति, या बोले ऐसे व्यक्ति पैदा हुए जिनको भगवान विष्णु के 9वें अवतार माना गया, महात्मा बुद्ध। ऐसे व्यक्ति पैदा हुए जिन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया, इसके लिए लोगों को एक नई एजुकेशन देने के लिए। बात करेंगे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, किस किस तरह से बनते हैं, ठीक है? ध्यान से देख लेना। तो बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं किनकी? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध जी के अन्य नाम क्या है? तथागत इन्हीं को कहा जाता है। शाक्य मुनि, क्योंकि ये शाक्य वंश में पैदा हुए। क्या बोलोगे? ये कौन से वंश में पैदा हुए? शाक्य वंश में, ठीक है। और शाक्य सिंह भी इन्हीं को कहा जाता है। द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज। क्या बोलेंगे? एशिया का प्रकाश पुंज, लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? जन्म कब हुआ इनका? 563 ईसा पूर्व में, और मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। अब ईसा पूर्व का चक्कर समझ में आ गया ना? मैंने क्या बोला? ईसा पूर्व आप कैसे चलते हैं? ये घटता हुआ चलेगा। 600 पहले होंगे, फिर 400 होंगे, तो ये घटता हुआ जाएगा, तभी तो जीरो पर आओगे, और जीरो के बाद फिर आज से वर्तमान कैलेंडर 2022 की तरफ आप चलेंगे।
ये मैं आपको पहले ही कॉन्सेप्ट समझा चुका था, पहली ही क्लास में। आगे समझ। बचपन का नाम क्या था इनके का? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। मृत्यु कहां हुई इनकी? कुशीनगर में। और जन्म हुआ इनका लुम्बिनी में। ठीक है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के सीमा वाला क्षेत्र हो गया और लुम्बिनी ये नेपाल में पड़ा। ठीक है। आगे चले। इनके पिता जो थे, पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये शुद्धोधन थे ये किस वंश से, वंश होता है ना एक परिवार, तो इनसे बहुत पूछा जाता है इनके पिता पक्ष का जो फादर साइड था वो कौन सा आपका वंश था प्यारे बच्चे, या कौन सा परिवार था? तो वो शाक्य रिपब्लिक से थे, शाक्य गणराज्य से थे। ठीक है। माता कौन थी? महामाया। क्या बोलेंगे? माता कौन थी? महामाया। और क्या बोलेंगे? ये कहां की थी? आपकी कोलीय गणराज्य। ये किस वंश से थी? तो याद रख लेना इनकी माताजी कोलीय वंश से थी। और क्या बोलते हैं जब ये अपने, भाई हमारे यहाँ एक परंपरा रही है पहले से कि पहले जब बच्चे का जन्म होता था तो बच्चे का जन्म कहाँ होता था? अपनी नंसाल में होता था। पहले बहुत प्राचीन समय में ये प्रथा भारत में चलती रही। तो ये क्या थी? ये लेके जा रहे थे और रास्ते में ही, मतलब कि इनके मामा के यहां लेके जा रहे थे इनको, महात्मा बुद्ध के। तो क्या बोलेंगे? आम्र वन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। रास्ते में जाते हुए प्रसव पीड़ा हुई, दर्द उत्पन्न हुआ और जन्म किसका हुआ? ये जन्म हुआ सिद्धार्थ का। ठीक है। आगे आएंगे। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया। ठीक है। क्या बोलेंगे? सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया। तब इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी से क्या कर ली? शुद्धोधन जी ने शादी कर ली। बच्चे की परवरिश भी होनी थी। और ये कौन है? इनकी मौसी है और जो बाद में इनकी सौतेली मां, आप ऐसे कह सकते हैं। शादी हो गई। कोई दिक्कत? पाटलिपुत्र कहाँ है सर? बेटा वो आप रिसर्च कर लिया करो कौन सी चीज कहाँ है। अभी मैं पाटलिपुत्र की स्थापना करवाऊंगा आप। ठीक है। आज पाटलिपुत्र बोलते, पहले वो राजगृह था। मैं आपको बताऊंगा कि जब राजा उदयन के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो राजा उदयन के समय में आपको पाटलिपुत्र का वर्णन करूंगा कि जिसको आज पटना के नाम से आप जानते। आप बस जो बता रहा हूं वो अभी समझे। एक बच्चा कह रहा है विवेक योगीराज कोलीय गणराज्य क्या है? जैसे आपका प्यारे बच्चे क्या नाम है? दिखाएं जरा ऊपर क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे इनका। तो ये लोग वंश का इस्तेमाल करते थे। पहले देखो बहुत जनसंख्या तो थी नहीं, तो पहले क्या थे? पहले कबीले थे। बहुत सारे लोग ऐसे 4-5 परिवारों ने घर बना लिया। राजा था एक, कोई राजा, राजा के यहाँ कोई काम करता था, राजा के इतने सारे खेत थे, राजा ने यहाँ झोपड़ी बनवा दी, भैया तू खेत देख लेना सारे। जब जनसंख्या बहुत कम थी, इसके बच्चे पैदा होते गए, ये सारों ने फिर यहाँ घर बना लिया। इस तरह ही तो बड़े होंगे लोग, इसी तरह तो बड़े होंगे। क्वेश्चन दिखाएं क्या था, भेज दिया ऊपर। तो प्यारे बच्चे आप अपने नाम को देखें, आप अपने नाम के पीछे यादव लगाते हैं कुछ बच्चे, कुछ बच्चों ने सिंह लगा रखा है। विवेक योगी राज जी ने योगी राज लगा रखा। तो ये योगी राज आपको कहां से मिला? ये सरनेम आपका कहां से आया? किसी ने तो सबसे पहले लगाया होगा। और जिस किसी ने सबसे पहले लगाया होगा तो ये कबीले थे। बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो किसको दर्शाती है? फ्लैग को दर्शाती है। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा हो, मैं आपको एक कॉमन चीज बताता हूं, तोमर नाम। तोमर राजपूत भी होते हैं, तोमर गुजर भी होते हैं, तोमर जाट भी होते हैं, और भी अन्य होते होंगे। तो ये तोमर लोग तीन कौन कौन कैसे हो गए? तो ये कोई राजा था प्राचीन समय में। और पहले नौकरियां तो थी नहीं, सरकारी नौकरी की बीएसएफ में भर्ती हो जाओ, एसएसएफ में हो जाओ, नहीं थी। तो सब लोग अपने जीवन यापन के लिए राजाओं की सेना में भर्ती होते थे, लड़ते थे युद्ध। और युद्ध लड़ने के इस परिक्रम में प्यारे बच्चे जो ये बैनर था, ये राजा का जो बैनर था, ये सब तोमर बैनर के नीचे लड़े गए लोग थे जिन्होंने युद्ध लड़ा है इकट्ठे। ठीक है। तो इस तरह से इसको वंश बोलते हैं। तो ये कोलीय वंश है। मैं आपसे कहने लगा हूं भैया आपका किसी वंश को सिंह वंश क्या है? तो ये एक सरनेम है जस्ट, और कुछ नहीं है। ओके। आगे आए।
अगली बात पर चलेंगे। अच्छा, इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम। और देखो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है ना जो आपको लगता है, क्योंकि मन तो मेरा भी है कि मैं आपको एक ऐसा इतिहास पढ़ाऊं, मैं आपसे हमेशा कहता रहा हूं कि कभी कोई ऐसा हो कि आप तैयारी करें पीसीएस परीक्षा के लिए, तो फिर उसका मजा अलग है, फिर मेरी रिसर्च अलग होंगी, मैं आपको समझाऊंगा दूसरे तरीके से, और हम विश्लेषण करेंगे बहुत सारा। लेकिन वनडे एग्जाम के लिए हम इतिहास को, एक एक शब्द को एक्सप्लोर अगर करें तो इसमें बहुत समय लगता है, फिर 2 महीने में संभव नहीं हो पाता, क्योंकि हर परीक्षा को हमें परीक्षा की तरह ही पढ़ना पड़ता है। तो ये आपकी भी मजबूरी है, ये मेरी भी मजबूरी, ठीक है। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं भी चाहता हूं कि मैं आपको हर एक चीज का सार दूं। मेरा भी मन करता है मैं बोर्ड पर यहां खड़े होकर के आपको सुबह से शाम तक पढ़ाऊं, लेकिन वो तर्क संगत नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। ठीक है, वापस आएंगे। जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। जब महात्मा बुद्ध 16 साल के थे तब उनकी शादी हुई। ये किनके बारे में पढ़ रहे हैं हम? बुद्ध जी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? यशोधरा, शादी 16 वर्ष की अवस्था में हुई यशोधरा से, और 12 साल बाद एक पुत्र पैदा हुआ, राहुल। ये नाम खुद महात्मा बुद्ध ने रखा अपने बेटे का, राहुल। राहु समझते हो? राहु मतलब बंधन। उन्होंने बोला यार अब तक कोई बंधन नहीं था, बंधन आ गया। अब आप सोचे, अब तक का जो जीवन रहा होगा राजकुमार का, वो कैसा रहा होगा। कहते हैं शुद्धोधन ने कई बगीचे बनवाए, और कई कई लोग काम करते कि वृक्ष से अगर पत्ती भी गिर जाए, पीली पत्तियां दिखे ना, रात्रि में साफ कर दी जाए, राजकुमार सुबह उठे तो उसको कुछ दिखे ना। ऐसा ये उस समय की सिर्फ कल्पनाएं भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि उनकी नजर किसी ऐसी चीज पर ना पड़ी हो। लेकिन कहते हैं उनके लिए मैक्सिमम कोशिश की गई कि दिमाग में प्रश्न आए कि पत्तियां पीली क्यों हो जाती हैं, किस तरह मैनेज करते होंगे। उनकी अपनी स्थिति है। कहते हैं कि उनको बहुत सारी ऐसी चीजों से बचा करके रखा गया कि उसके दिमाग में कोई प्रश्न ना आए, कहीं ये दार्शनिक ना हो जाए, कहीं ये सोचने ना पड़ जाए। सोचेंगे बड़ा मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से रखा गया होगा। अच्छा, 29 वर्ष की अवस्था में, अब क्या बोलेंगे, 12 वर्ष बाद, यानी जब ये 28 साल के हैं, 28 साल के हैं तो राहुल पैदा हुआ। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया। अब घर कैसे छोड़ा होगा? कहते बहुत चिंता में रहे, रातों की नींद उड़ गई, बहुत बेचैन चिंतित रहते। और जब इनसे इनकी पत्नी यशोधरा जी सवाल करती, वो इनसे कहती कि भाई आप चिंतित क्यों हैं, तो ये मतलब उनके भी कहते कि ठीक से उत्तर नहीं दे पाते थे, खुद चिंता में डूबे रहते, प्रश्नों में उलझे रहते। लेकिन ये प्रश्नों में उलझे क्यों रहते? ऐसा क्या हो गया था इनके जीवन में कि इनको तो बचा करके रखा गया सारी चीजों से, फिर क्वेश्चन क्यों आए? आगे देखें। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया, और जो घर छोड़ा, इसी घटना को हम बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। बहुत पूछा जाता है महाभिनिष्क्रमण क्या है। बुद्ध जी अपना घर छोड़ करके गए, यही जो इंसिडेंट है ये महाभिनिष्क्रमण कहलाता है बौद्ध धर्म। देखिए, 4 दृश्य जिनके कारण सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ बढ़ गए। 4 दृश्य जिनके कारण सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ बढ़ गए। इनके पिता चाहते थे कि ये सन्यासी ना बने, लेकिन हुआ वही, कहते हैं ना, नियति में रखा था। क्या बोलेंगे भैया? ध्यान से देख लेना। सन्यासी बनने की तरफ बढ़ गए। एक बच्चे का प्रश्न है, भैया जी ये आपका पितृ सत्तात्मक समाज था या मातृ सत्तात्मक? मैं आपको इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी, लेकिन मैंने वहीं आपको बताया था कि वैदिक काल आते आते ये समाज कैसा हो जाएगा, पितृ सत्तात्मक हो जाएगा। और आज तक भी क्या चल रहा है, ये पितृ सत्तात्मक चल रहा है। ओके। 4 दृश्य जिनके कारण सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ बढ़ गए। क्या बोलेंगे? एक तो बूढ़ा व्यक्ति मिला, राज्य की यात्रा हुई, इनको निकलना पड़ा बाहर, और कहते हैं कि भाई घोषणा करवाई गई कि युवराज के सामने ऐसी कोई चीज ना आए कि फिर से वही बात की प्रश्न पैदा हो। लेकिन एक बूढ़ा आदमी देखा, झुका हुआ, और रथ चला रहे थे इनका, जिनको हम बोलते हैं छंदक बोलते हैं, चन्ना भी बोलते हैं, ये सारे नाम बताए गए उनके।
छंदक और चन्ना। बूढ़ा आदमी देखा तो पूछा छन्ना से, ये कौन है, ये इस तरह से क्यों झुके हुए है? लेकिन प्रश्न है कि क्या महात्मा बुद्ध ने अब से पहले किसी बुजुर्ग आदमी को नहीं देखा होगा? तो स्वाभाविक है, इतनी उम्र तक तो कोई ना कोई तो देखा होगा, कोई रिश्तेदार, क्या सबसे ही दूर रखा गया? तो कहते तो यही है कि सिंगली अनुश्रुति बौद्ध धर्म की कहती है कि हर चीज से उनको दूर रखा गया, युवा लोग उनके सामने रखे गए। लेकिन उन्होंने कोई बच्चा भी तो देखा होगा अपना, कि ये शरीर बड़ा हुआ है, तो शायद उनको लगा होगा सब स्वस्थ ही होते हैं। ऐसा किया गया होगा कि बीमार आदमी को उनके सामने नहीं आने दिया गया। तो क्या बोलेंगे, बूढ़ा आदमी? क्या इनके इतनी उम्र तक कोई एक्सपायर भी नहीं हुआ होगा भैया रिश्तेदारी में? इनको खबर नहीं दी गई होगी फिर उसकी? आज तो व्हाट्सएप स्टेटस तो होता नहीं कि उस टाइम उन्होंने देख लिया होगा। तो आप बोलेंगे शायद ऐसा संभव है कि खबर ना दी गई हो इनको। चलो भाई, बूढ़ा व्यक्ति तो प्रश्न किया, तो छन्नक ने कहा कि जीवन में एक अवस्था ऐसी आती है कि जब आप भी बुजुर्ग हो जाएंगे। ठीक है, बीमार आदमी को देखा, ये व्यक्ति बीमार क्यों है? तो उन्होंने कहा जीवन में क्या बोलते, अस्वस्थ होना भी एक हाल है, और राजकुमार एक दिन शायद आप भी बीमार होंगे। मृत व्यक्ति की सैया, मृत व्यक्ति की सैया क्या बोलेंगे? एक मृत व्यक्ति को लेकर के जा रहे थे, क्या बोलोगे? मृत व्यक्ति की सैया, ऐसे लिखते हैं सैया को शुद्ध। उसने बोला ये क्या? कहते कि राजकुमार एक दिन जीवन का अंत होता है। तो कहते हैं कि भाई बड़े प्रसन्न आ गए। फिर एक देखा इन्होंने सन्यासी, बड़ा शांत, चेहरे पर एक तेज और मुस्कुराता हुआ, कैसे बोलते हैं, खिलता हुआ एक चेहरा इनको दिखाई दिया। इन्होंने कहा ये व्यक्ति इतना प्रसन्न क्यों है? उन्होंने बोला ये व्यक्ति इस दुनिया से विरक्त हो चुका, विरक्त मतलब अलग हो चुका है। उन्होंने बोला अच्छा। तो कुछ समय, सिंगली अनुश्रुति जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, वो कहता है कि उसी समय युवराज ने अपने सिर काटे, बाल काटे, जैसा कि बहुत सारे धारावाहिकों में भी दिखाया गया है, कि वो छंदक को दे दिया कि ठीक है ये जा करके दे देना, अपने वस्त्र वस्त्र सब दे दिए उनको युवराज वाले। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जैसे दीपदान है, जो आपका बताता है किसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, वो ये कहता है कि ये अपने घर आए, उसके बाद चिंता में डूबे हुए रहे, और उसके बाद गए रात को। ठीक है, एक ही दिन के दृश्य हैं सारे। आगे चलते हैं। अब जब 29 साल में घर चले गए तो 6 वर्ष तपस्या की, और 6 वर्ष ऐसे तो तपस्या नहीं की होगी, बहुत सारे लोगों ने इनको रोकने का प्रयास किया। जब पता चला, महाराज सुद्धोधन का बुरी तरह रो रो कर हाल था। मगध साम्राज्य में उस समय शासक थे बिंबिसार, मैं आपको आगे बताऊंगा मगध में जब पढ़ाऊंगा। बिंबिसार को पता चला कि ये आ रहे हैं महात्मा बुद्ध, तो इन्होंने कहा कि युवराज आप मेरे राज्य का एक क्षेत्र ले लें और यहां शासन कर ले। उन्हें लगा कि शायद पिता पुत्र के बीच की कोई बात है। उनका नहीं, इस साम्राज्य में छोड़ करके आया। उन्होंने बोला मेरे यहां ले लो। बोले नहीं, मैं जिस चीज को प्राप्त करने जा रहा हूं, वो चीज मुझे जब प्राप्त हो जाएगी, मैं आपके यहां लौट करके जरूर आऊंगा। ये वादा किया किससे? बिंबिसार से। तो ये इनके रास्ते की मार्ग की है। जब लोगों ने एक कोशिश की कि ये ना जा पाए, तो ये क्या प्राप्त करना चाह रहे थे? तो ये प्राप्त करना चाह रहे थे जितने भी प्रश्न पैदा होते हैं, उन सभी के जवाब मुझे मिलने चाहिए। और वो हजारों प्रश्न इनके अंदर होंगे, आपके अंदर हो सकते हैं, मेरे अंदर बहुत सारे प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनका जवाब नहीं मिलता कोई। जैसा आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, पूछने लग जाए आत्मा क्या है, डिफाइन करो। परिभाषा तो आप समझ लेंगे, इस ऋषि ने ये परिभाषा दी, इसने दी, लेकिन दरअसल में है क्या वो मूल तत्व, तो बहुत कम लोग जानते होंगे। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न कहते हैं अपनी इस यात्रा में। और कोई व्यक्ति, किसी को ज्ञान प्राप्त हो जाने का मतलब होता है कि उसको सहज ही सारे प्रश्नों के जवाब भी खुद ही मिल जाए। इसी को ज्ञान प्राप्त होना बोलते हैं। कहते हैं किसी की, जब लोग योग करते हैं ना, योग साधना, ध्यान, इन सब से क्या होता है? जागरण होता है। जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र में
यहां से लेकर के और आपके कहां तक, बेल्ट तक 7 चक्र होते हैं। और सबसे नीचे होता है आज्ञा चक्र। उस आज्ञा चक्र का मतलब है सबसे ज्यादा व्यक्ति को बहकाता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का मतलब बहुत सारी जो युवा पीढ़ी है वो आज शायद बोलते ना कि संबंध बनाने के चक्कर में युवा वर्ग वो शायद इंस्पायर है इन चीजों से। तो आज्ञा चक्र हमसे क्या कराता है, हम लोभित होते हैं दूसरे किसी लिंग की तरफ, लड़की लड़कों की तरफ, लड़के लड़कियों की तरफ। तो कहते हैं जिसका आज्ञा चक्र एक्टिव है उसकी बुद्धि बहुत अधिक विकसित नहीं हो सकती, और जिसका आज्ञा चक्र जो आज्ञा चक्र के हिसाब से काम नहीं करता तब उसका बौद्धिक चक्र जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो कहते हैं कि इनके ये प्रश्नों की यात्रा शुरू होती है 6 वर्ष तपस्या की, और तपस्या कोई एक शब्द नहीं होता दोस्त। सोचो आप, ध्यान में खो जाना। ध्यान समझते हैं? ध्यान का मतलब ये नहीं होता किसी चीज पर ध्यान लगाना। बहुत सारे लोग आप में से ध्यान लगाते होंगे, वे प्रयास करते होंगे कि कुछ सोचे ना, किसी एक जगह को ध्यान फोकस। ध्यान का मतलब है अपने आप को रोकना नहीं, जहां तक आपके विचार जा रहे हैं आप जाने दें, ये चलता रहे और एक समय पर आप अंतिम बिंदु पर पहुंच जाए। ये अभ्यास की चीज है। तो इनका अभ्यास कितना रहा? 6 वर्षों का अभ्यास रहा। ठीक है, क्या बोलेंगे? इनका अभ्यास 6 वर्षों का रहा, और 35 वर्षों की इस अवस्था में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और इस घटना को बोलते हैं, संबोधित नहीं प्यारे बच्चे लिखना, इस घटना को कहते हैं संबोधि। तो बोले जब ये घर छोड़ करके गए तो महाभिनीश कर्मण, और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इस घटना को संबोधि कहा जाता है। ज्ञान कहां मिला इनको? पीपल के वृक्ष के नीचे। उरुवेला ये कहां पड़ता है? बोध गया बिहार में, निरंजना नदी के किनारे, बैसाख पूर्णिमा को। और बैसाख पूर्णिमा का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि मनुष्य के हाथ में क्या क्या नहीं होता आप बताएंगे। जैसे इनके हाथ में क्या नहीं था, ना तो इनका जन्म इनके हाथ में था, ना इनकी डेथ इनके हाथ में थी, और जो इनको प्यारे बच्चे ज्ञान प्राप्त हुआ वो क्या इनके हाथ में था? क्या बोलेंगे? नहीं, वो भैया जी इनके हाथ में नहीं था। तो ये तीनों चीजें कब हुई हैं? ये बैसाख पूर्णिमा को हुई हैं। इसीलिए बैसाख पूर्णिमा का बौद्धों में बहुत महत्व है। तो पूछा जाता है जन्म किस कब हुआ था? बैसाख पूर्णिमा। बैसाख जानते हो ना, हिंदी के महीने, चैत्र से लेकर के बैसाख तक। चैत्र पहला महीना और बैसाख क्या होता है आपका? अंतिम महीना। बर्थ, डेथ एंड नॉलेज, ज्ञान, जन्म और मृत्यु, ये तीनों दिन, तीनों के तीनों कब? बैसाख पूर्णिमा को हुए। अब जब ज्ञान मिल गया तो ज्ञान के लिए इन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया था? मध्यम मार्ग। अब ये मध्यम मार्ग क्या है ये समझे। बहुत कठिन तपस्या की, शरीर सूख करके बीमारी की तरफ चला गया। अकेले नहीं थे, इनके साथ 5 लोग और थे जो तपस्या कर रहे थे। सब लोग कठोर हठ योग कर रहे थे, हठ योग। मैं बताऊंगा इनके गुरु कौन थे, कहां से इन्होंने योग सीखा था। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बृहस्पति नामक एक गुरु थे जो इनके योग गुरु रहे, हठ योग पे थे। लेकिन एक समय इनको रियलाइज हुआ कि इतनी कठोर तपस्या से जो ये हमने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया, इससे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तब कहते हैं कि जहां ये गांव में थे, जिस कबीले में थे, वहीं कबीले के जो मुखिया थे उनकी बेटी के हाथ से लाई गई खीर इन्होंने खाई। ये चावल का बना हुआ कोई पदार्थ होगा, पक्का खीर कहना भी सही नहीं है, वो कई जगह लिखा हुआ है वैसे। वो इन्होंने खाई। तो कहते हैं उसके बाद में जो इन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ रखा था, तो इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, बीच का मार्ग अपनाया। तो इनके जो साथी सहयोगी थे 5, वो छोड़ करके चले भी गए थे इनको, इनके ज्ञान प्राप्त करने से पहले, कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और ज्ञान कहां हुआ? उस गांव का नाम है उरुवेला, जो कहां पड़ता है? गया डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में, पीपल के वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी, बैसाख पूर्णिमा।
पहला उपदेश ज्ञान प्राप्त होने के बाद में जो 5 लोग इनको छोड़ करके गए थे, जो 5 लोग इनको छोड़ करके गए थे, उन्हीं को इन्होंने ज्ञान दिया। तो कहां दिया? सारनाथ में। इसी घटना को हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। तो 3 घटना हो गई, घर त्याग, महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या बोलते हैं उस घटना को हम? संबोधि। और जब पहली बार उपदेश दिया सारनाथ उत्तर प्रदेश में, उस घटना को हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है। और ये वो 5 कौन लोग हैं जो इनके साथ तपस्या कर रहे थे और छोड़ करके आगे जब इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, तो वापस आकर के सबसे पहले वही लोग आए कि गुरुजी अब कुछ बता दो, हम लोग तो नहीं कर पाए। तो पहला ज्ञान इन्होंने यहीं पर दिया और यहीं से मैं आपको अगली क्लास बताऊंगा। और जो तुम सारे बच्चे लिख रहे हो ना, कोई लिख रहा महात्मा बुद्ध के गुरुजी कौन थे, तो मेरे दोस्त तुम बस में कंडक्टर ही बनोगे लास्ट में, वो भी प्राइवेट। क्योंकि मैंने बोला जब तक पूरा टॉपिक खत्म नहीं हो जाए तब तक अपने दिमाग में बेवजह की फिजूल कमेंट मत करो, और मेरी बात कॉपी में ऊपर लिख लो। और सबसे बड़ा जिम्मेदार मुझे बताना अपने सिलेक्शन ना होने का, कहना भैया तुमने कहा था हमारा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि हम मेहनत नहीं करते। इसको दीवार पे लिख लो, समय खराब मत करो। जो चीजें आपको ध्यान से सुननी है और सीखनी है। कोई कमेंट कर रहा जी इनकी पत्नी की उम्र कितनी थी, अरे भैया जो पर्सन बनने की संभावनाएं हैं जो पूछा जाता है वो आपको। अब मैं तुमसे पूछने लगूं इनके लड़के के लिए कौन सा पंडित आया था नाम रखने के लिए, इनके लड़के ने कौन से कपड़े पहने थे उस दिन महात्मा बुद्ध जी ने क्या खाया था जिस दिन इनके लड़का हुआ था, तो वो मुझे पता है आपको क्या पढ़ाना है। तो अपना समय आप ऐसे कमेंट्स में मत जाया करो, ठीक है। आप मेहनत करते रहो, और तुम सारे जो मेहनत नहीं करोगे, जो खुद भटक रहे हो, तुम सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। आप ही के पीछे प्यारे बच्चे वो बच्चे हैं जो ध्यान से सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, जिनको बड़ा मजा आ रहा है, और वो सारी चीजों को सीखते हुए पेपर में अपना सिलेक्शन श्योर करके आएंगे। तो उन पीछे वालों ना कमेंट करने वालों के जैसे तुम क्यों नहीं हो सकते? फिर वही बात है, मैं एक बड़ी खतरनाक चीज बताता हूं। मैं ये कहता हूं कि अगर सिलेक्शन नहीं ले पाए ना इस जिद की लड़ाई में, तो इसका मतलब है हम ये सिद्ध करते हैं कि हमारी मां का दूध कमजोर है। तो मेरे दोस्त ये समय सिद्ध करने का है खुद को, ये समय खुद को बेकार करने का नहीं है। बहुत मेहनत करो मेरे दोस्त, बहुत। तुम देखो यार दुनिया में औसत छात्रों ने, जो एवरेज स्टूडेंट्स रहे हैं ना, उन्होंने झंडे गाड़े हैं, दुनिया में शासन कर रहे हैं। कमजोर छात्र जो अपने छात्र जीवन में बहुत ज्यादा सफल नहीं थे वो आईएएस बन गए। आप कहेंगे भैया आईएएस कैसे बन गए छात्र जीवन से? छात्र जीवन से मतलब है स्कूल लाइफ, आपकी जो स्कूल लाइफ है। छात्र तो मैं भी हूं आज, हर अध्यापक छात्र है और हर अध्यापक को छात्र होना चाहिए। धमाल मचा दो, मैं ये कहता हूं धमाल। और मेरे दोस्त अगर धमाल नहीं मचाया ना, पूरी जिंदगी मलाल में रहोगे। तो ख्याल रखें और मेहनत करते रहें बहुत अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू।